वरिंदर नाम के गांव में एक शिल्पा नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर कन्या थी। वो 20 साल की थी। उसके दो बड़े मायावी हाथ थे। वो बचपन से ही अपने हाथों के कारण वो और पूरा गांव उससे बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो किसी भी चीज को अपने हाथों से छूती थी तो वो राख में बदल जाता था। इस कारण उसके पिता उसके लिए जो भी लड़का देखते वो उसके हाथों को देखकर मना कर देता था। एक बार की बात है, उसके घर लड़के वाले शादी का रिश्ता लेकर पहुंचे। जैसे ही शिल्पी लड़के की माँ के पैर छूती है, वैसे ही उसके पैरों के पायल पर हाथ लगा और वो राख में बदल गई। ये देखकर लड़का और उसकी माँ बिल्कुल चौंक गए। अरे माँ, ये क्या था? इसके साथ शादी करूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे बेटा, ऐसे घर में तेरी शादी नहीं करूंगी। अरे ये कैसी बेटी है? अरे ये तो डायन है। चलो चलो, यहाँ रुकना बेकार है, चलो घर चलते हैं। ये देखकर शिल्पा और उसकी माँ बहुत दुखी हुए। शिल्पी के पिता रोते हुए भगवान से कहते हैं। भगवान, कैसा अन्याय है मेरे साथ। मैं वो अभागा पिता हूँ जो अपनी लड़की का कन्यादान भी नहीं कर सकता। रहम करो थोड़ा मेरे ऊपर। अरे चुप हो जाओ जी। भगवान कहीं ना कहीं रास्ता जरूर दिखाएगा। आप परेशान मत होइए। उसी गांव में एक और लड़का रहता था। वो बहुत ही छोटे कद का था। उसके माता पिता भी उसकी हाइट को लेकर बहुत चिंतित थे। वो गांव में कहीं भी जाता, उसको देखकर सब उसका मजाक उड़ाया करते। एक दिन की बात है, शिल्पी के पिता कुछ काम करके घर लौट रहे थे। तभी वो पास वाले चाय की दुकान के पास चाय पीने के लिए रुक गए। वहीं पर किशोर बोना बैठकर चाय पी रहा था। क्या हुआ किशोर भाई? आजकल बड़े परेशान दिख रहे हो। कोई बात हो गई है क्या? क्या बताऊं भाई, मेरी हाइट के मारे मेरे से कोई विवाह नहीं करना चाहता। मेरी किस्मत में तो शादी लिखी ही नहीं है। इसमें अब मेरी क्या गलती है? ये सब तो भगवान की लीला है। अरे किशन भाई, परेशान मत हो तुम। शादी जरूर हो जाएगी तुम्हारी। अरे हिम्मत से काम लो। हाँ, शायद जब मैं कुंवारा मर जाऊंगा। शिल्पी के पिता वहीं सारी बातें बैठकर सुन रहे थे। तभी किशोर वहां से चला जाता है। काहे भैया, ये कौन था? पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। कौन भैया? ये अपना किशोर। अरे यही गांव का है, बरगद के पेड़ के पास ही रहता है। बेचारा बहुत परेशान है। उसकी शादी नहीं हो रही ना, उसके हाइट के मारे। ये बात सुनकर शिल्पी के पिता बिना देरी किए किशोर के घर पहुंच जाते हैं और उनके माता पिता को सारी बातें बता देते हैं। ये सुनकर किशोर के माता पिता बहुत खुश होते हैं और रिश्ते के लिए तुरंत हाँ बोल देते हैं। अगले ही दिन किशोर और शिल्पा की शादी बड़े ही धूमधाम से होने लगती है। ये देखकर शिल्पी के माता पिता बहुत खुश थे, मगर उनके गांव वाले शादी में आए हुए उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। शिल्पी और किशोर की शादी तो हो जाती है, परंतु उनके बीच कुछ ठीक नहीं था। वो एक दूसरे को नापसंद करते थे। शायद कहीं ना कहीं उनकी माँ को ये चिंता सता रही थी। वो शादी के बाद एक दूसरे के करीब आना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ये देखकर किशोर की माँ बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि उनको भी अपने घर में लोगों की तरह एक पोता चाहिए था। दूसरे दिन वो शिल्पी के पास जाकर बोलती है। बेटा शिल्पी, मुझे पता है तुम्हारे और किशोर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे पता है कोई भी औरत एक बौने आदमी से प्यार नहीं कर सकती है। तुम इतनी खूबसूरत हो, परंतु एक बार किशोर को अपना कर तो देखो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, शायद आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन से हमारी शादी हुई है, उस दिन से वो ही मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं तो कब से उनकी राह देख रही हूँ कि वो मेरे पास आए। मैं उसी दिन से उनको पूरे मन से अपना लूंगी। बेटा, किशोर तेरे पास कभी नहीं आएगा। वो जानता है कि उसमें क्या कमी है। तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारे हाथ में माया भी है। तुम क्यों ना एक बार किशोर को अपने जादू हाथों से छूकर देखो। शायद क्या पता तुम्हारे हाथों से कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारे और किशोर के भी सब ठीक हो जाए। शिल्पी ये सुनकर
दूसरे दिन रात में किशोर के पास जाकर उसके सर पर जैसे ही हाथ रखती है, तुरंत तेज रोशनी निकलती है और उसकी हाइट एकदम बढ़ जाती है और वो लंबा चौड़ा हो जाता है। शिल्पी ये देखकर फूले नहीं समाती और किशोर को मन ही मन चाहने लगती है। दूसरे दिन किशोर सुबह सुबह जब सोकर उठता है और अपना आप को आईने में खुद को देखता है तो वो चौंक जाता है और तेजी से चिल्लाने लगता है। माँ देखो, ये कैसा चमत्कार हो गया। मैं देखो लंबा हो गया। मैं बोना नहीं रहा माँ, देखो। अरे किशोर, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर? हाँ बेटा, क्या हुआ जो तू बिल्कुल इतना ठीक हो गया? ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। अब किशोर गांव में शान से चलता है और ये देखकर गांव वाले भी चौंक जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? और उसकी माँ भी सोचने लगती है कि अब शिल्पी और किशोर के पारंपरिक जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किशोर ठीक और सुंदर दिखने की वजह से पहले जैसा नहीं रहता। वो अपने माता पिता को बोलता है। माँ, मुझे ना उस लंबे हाथ वाली चुड़ैल के साथ नहीं रहना। उसे घर से निकालो वरना मैं छोड़कर चला जाऊंगा घर। किशोर की माँ गुस्से में आग बबूली हो जाती है और किशोर को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुझे कहीं भी जाना है तो जा, लेकिन बहू इसी घर में रहेगी। कान खोलकर सुन ले तू। और आज जो भी है ना तू, ये सब बहू की वजह से है। जा, निकल जा। किशोर उदास होकर वहां से चला जाता है। उसी गांव में एक सुनीता नाम की लड़की थी। वो किशोर के इस रूप को देखकर उसको प्यार करती थी और किशोर भी उससे प्यार करने लगा था। एक दिन सुनीता किशोर को बोलती है। किशोर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी कब करोगे? काफी दिन हो चुके हैं। तुमने मुझसे वादा करा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा जल्द ही। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। फिर बैठे रहना तुम हाथ पर हाथ धरे। अरे मेरी जान, क्यों परेशान होती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं घर से भगा ही दूंगा। थोड़े दिन और सब्र करो, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। एक दिन जब किशोर के माता पिता घर पर नहीं थे तो किशोर शिल्पी से बोलता है। तुम मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? मैं सुनीता से प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं उससे बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तुम मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं इस घर से जबरदस्ती तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये सुनकर शिल्पी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ये सब सुनकर तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और किशोर खुश होकर अपनी मोटर गाड़ी लेकर सुनीता के पास चल देता है। शिल्पी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वो चुपचाप घर से रास्ते की ओर चल देती है और आगे जाकर किशोर का दोस्त चाय वाले की दुकान पर बैठ जाती है। वहीं से किशोर के माता पिता आ रहे होते हैं और शिल्पी को देख लेते हैं। शिल्पी उनको सारी बातें बता देती है और सारे लोग घर की ओर चल देते हैं। कहाँ जा रहा है? अचानक उसकी गाड़ी पत्थर से टकराकर किशोर और उसकी गाड़ी गिर जाती है। वहीं से उसके माता पिता सब देख लेते हैं और तुरंत उसे कुएं के पास जाकर शिल्पी अपने लंबे हाथों से किशोर को बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा लेती है। ये देखकर किशोर खुद पर शर्मिंदा महसूस होकर सबसे माफी मांगने लगता है। माँ और पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं ये क्या हो गया था। शिल्पी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा था और मैं तुम्हारी वजह से ही ठीक हुआ था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना आपने बोला वो ही काफी है। ये सब देख सब खुश हो जाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं और एक बार फिर उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाती है। कुछ समय बाद उनके घर में एक लड़का जन्म लेता है। किशोर की माँ की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो जैसा चाहती थी कि उनके पास भी एक पोता हो और वो ये देखकर सब खुश हो जाते हैं।